नमस्कार साथियों, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। आइए एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 भूगोल और हमारा टॉपिक वही रहेगा जनसंख्या, प्रवास एवं मानव विकास। साथियों, पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था प्रवास का सामान्य परिचय। प्रवास क्या होता है, प्रवास क्यों होता है, कोई व्यक्ति एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर क्यों जाता है और प्रवास के भेद। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रवास के पक्ष। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार आप सेशन को शेयर ज़रूर कर दीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचाने में मदद कीजिए। चलिए साथियों, आज का हमारा टॉपिक है प्रवास के पक्ष। प्रवास के पक्ष कौन कौन से होते हैं और उनमें हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं प्रवास के पक्षों की ओर। साथियों, ये हमारा एक यहाँ पर क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। प्रवास के जो पक्ष हैं साथियों, उनको हम 5 भागों में बांटकर यहाँ पर अध्ययन करेंगे। पहला पक्ष हमारा है देश पक्ष। दूसरा जो पक्ष है साथियों वो है काल पक्ष। तीसरा जो पक्ष है साथियों संख्या पक्ष। चौथा हमारा है कारण पक्ष और 5वां हमारा है स्थिरता पक्ष। अब देश पक्ष में हम स्थान के संदर्भ में या क्षेत्र के संदर्भ में अध्ययन करते हैं। काल पक्ष में साथियों हम समय के संदर्भ में अध्ययन करते हैं कि प्रवास कितने समय के लिए हुआ है। संख्या पक्ष में प्रवासियों की संख्या पर हम गौर करते हैं, उनकी जो संख्या है साथियों वो किस स्केल पर है। और कारण पक्ष में हम प्रवास के कारणों का अध्ययन करते हैं और स्थिरता पक्ष में प्रवास स्थायी है या अस्थायी है, इस बात का अध्ययन करते हैं। तो चलिए आज हम 1 बाय 1 प्रवास के सभी पक्षों का अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे देश पक्ष का, उसके बाद में काल पक्ष और संख्या पक्ष का, उसके बाद में कारण पक्ष का और अंत में स्थिरता पक्ष का। तो आप साथियों वीडियो को देखने के साथ साथ आप अपने नोट्स ज़रूर बनाते रहिए ताकि बाद में रिवीजन के समय आपको कोई समस्याएं नहीं आए। चलिए चलते हैं देश पक्ष पर। ये रहा हमारा देश पक्ष का स्लाइड। प्रवास के पक्ष ये पढ़ रहे हैं और साथियों हमारा जो पहला इसमें पक्ष है वो है देश पक्ष। आप देख लीजिए, इस पक्ष में प्रवास के स्थान या क्षेत्र पर विचार किया जाता है। स्थान या क्षेत्र पर विचार से तात्पर्य ये है साथियों कि कोई व्यक्ति जैसे ये कोई व्यक्ति है और ये अपना मूल स्थान छोड़कर जिस स्थान पर प्रवास कर रहा है, जिस नए स्थान पर ये जा रहा है, वह स्थान आपस में किस प्रकार से अंतर संबंधित हैं। तो इस आधार पर हम यहाँ प्रवास के जो देश पक्ष हैं उसमें प्रवास के कुछ प्रकार ये कह दीजिए। यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले हम अंतर्महाद्वीपीय प्रवास की बात करते हैं। साथियों, अंतर्महाद्वीपीय प्रवास से तात्पर्य ये है कि जब एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में प्रवास होता है, जैसे अफ्रीका महाद्वीप से यदि दक्षिणी अमेरिका में प्रवास हुआ है, अफ्रीका महाद्वीप से यदि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में प्रवास हुआ है, या फिर एशिया महाद्वीप से यूरोप में प्रवास हुआ है, या फिर यूरोप से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में प्रवास हुआ है, तो इस प्रकार एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप के बीच होने वाला जो प्रवास है उसे हम अंतर्महाद्वीपीय प्रवास कहते हैं। चलिए अब हम दूसरा हमारा है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास से तात्पर्य साथियों एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र के बीच होने वाला प्रवास है। जैसे भारत से कोई व्यक्ति यदि पाकिस्तान चला जाए, या फिर बांग्लादेश चला जाए, या फिर नेपाल चला जाए, या भूटान चला जाए, तो इस प्रकार का जो प्रवास है, एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र के बीच होने वाला जो प्रवास है, वो साथियों अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट हमारा है अंतर्देशीय
प्रवास। साथियों, अंतर्देशीय प्रवास से तात्पर्य एक देश से दूसरे देश के बीच होने वाला प्रवास ही है। अंतर्राज्यीय प्रवास साथियों एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच होने वाला प्रवास है। जैसे बिहार से बहुत सारे जो प्रवासी हैं वो महाराष्ट्र आ जाते हैं, तो इस प्रकार का जो प्रवास है वो अंतर्राज्यीय प्रवास की श्रेणी में आता है। और स्थानीय प्रवास, ये साथियों सबसे ज़्यादा होता है। स्थानीय प्रवास से तात्पर्य ये है कि व्यक्ति जब अपने आस पड़ोस के ज़िलों में या फिर तहसीलों में या फिर मान लीजिए एक ही राज्य के अंदर प्रवास कर जाते हैं, और ऐसा प्रवास सामान्यतः शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए, और सबसे ज़्यादा जो प्रवास होता है वो साथियों स्थानीय प्रवास में सबसे ज़्यादा जो प्रवास होता है वो होता है सामाजिक दृष्टि से, यानी विवाह के कारण। तो ये थे हमारे देश पक्ष के कुछ फैक्ट। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे पक्षों पर। हमारे नेक्स्ट जो अगले जो पक्ष हैं साथियों, प्रवास की जो नेक्स्ट पक्ष हैं उसमें है काल पक्ष। और काल पक्ष में साथियों हम प्रवास के समय का अध्ययन करते हैं, प्रवास के समय का अध्ययन करते हैं या समय पर विचार करते हैं। इसे हम फिर अध्ययन की दृष्टि से, सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में बांट दिया गया है साथियों। सबसे पहले है दीर्घकालीन प्रवास। दीर्घकालीन प्रवास का मतलब ये है कि प्रवास जब लंबे समय के लिए होता है, लंबे समय के लिए, जैसे कोई व्यक्ति किसी नए स्थान पर जाकर 10 से 15 साल के लिए यदि बस जाता है या और भी लंबे समय के लिए बस जाता है, तो इस प्रकार का जो प्रवास है साथियों दीर्घकालीन प्रवास की श्रेणी में आता है। सामयिक प्रवास या मौसमी प्रवास। सामयिक प्रवास या मौसमी प्रवास से तात्पर्य साथियों ये है कि जब प्रवास किसी मौसम विशेष के अनुसार होता है या अल्पकाल के लिए होता है, तो ऐसे प्रवास को हम सामयिक प्रवास या दैनिक प्रवास की श्रेणी में रखते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हम जो जनजातियां जब पढ़ते हैं तो मध्य एशिया की जो किर्गिज जनजाति है या फिर राजस्थान में जैसे बंजारे हैं और भी अन्य जातियां हैं जो अपने पशुओं को चराने के लिए, पशुचारण के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर महीने 2 महीने के लिए प्रवास कर जाते हैं। तो इस प्रकार का जो प्रवास है साथियों वो भी सामयिक या मौसमी प्रवास की श्रेणी में आता है। और फिर है हमारा दैनिक प्रवास। दैनिक प्रवास में साथियों रोजाना प्रवास होता है, अर्थात तो व्यक्ति सुबह मॉर्निंग में अपना मूल स्थान छोड़कर कहीं रोजगार के लिए जाता है या नौकरी के लिए जाता है और शाम को वापस लौट आता है। तो इस प्रकार का जो प्रवास होता है उसे हम दैनिक प्रवास की श्रेणी में रखते हैं। और साथियों ये प्रवास जो है नौकरी पेशा लोगों के लिए या मजदूरों के लिए या फिर विद्यार्थियों के लिए ऐसा होता है। अब चलिए हम संख्या पक्ष की बात करते हैं। संख्या पक्ष में साथियों हम पढ़ेंगे कि प्रवास किए जाने वाले जो प्रवासी हैं, जो लोग हैं, उनकी संख्या का अध्ययन करते हैं। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि प्रवास किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है, इस बात का यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। तो इसे भी अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। वृहद संख्यक से तात्पर्य ये है कि जब बड़ी संख्या में प्रवास होता है, और साथियों बड़ी संख्या में प्रवास जैसे कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, बाढ़ आ जाती है या फिर मान लो युद्ध हो गया, दंगे हो गए, ऐसी स्थिति में बड़ी संख्या में लोग शरणार्थियों के रूप में अन्य स्थानों पर चले जाते हैं। तो ऐसे प्रवास को हम वृहद संख्यक की श्रेणी में रखते हैं। मध्यम संख्यक वृहद संख्यक से थोड़ा कम संख्या में होता है, और अल्पसंख्यक का मतलब साथियों ये है कि जब बहुत कम संख्या में प्रवास होता है तो उसे हम अल्पसंख्यक की श्रेणी में रखते हैं। ये बातें आपको समझ में आई होंगी। चलिए साथियों आप एक बात का विशेष ख्याल जरूर रखिए कि यदि आप कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं और इस बार आपको बोर्ड परीक्षा देनी है, तो आप ये जो वीडियो देख रहे हैं इसके साथ के साथ आप नोट्स ज़रूर बनाते रहें, ताकि आपको अध्ययन में सुविधा हो सके, याद रखने में सुविधा हो सके, रिवीजन में सुविधा हो सके। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट पक्ष की ओर,
और साथियों नेक्स्ट हमारा जो पक्ष है वो है कारण पक्ष। और कारण पक्ष साथियों सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। इसमें हम प्रवास के कारणों का अध्ययन करते हैं, प्रवास के कारणों का अध्ययन करते हैं, प्रवास के कारणों का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो कारण हैं उनको कुछ अलग अलग भागों में बांटते हैं। पहला हमारा है प्राकृतिक या भौतिक कारण, दूसरा है आर्थिक कारक, तीसरा है सुविधाओं की उपलब्धता, चौथा है राजनीतिक कारक और पांचवा है सामाजिक व सांस्कृतिक कारक। अब साथियों इनमें भी हम फिर और जो सब डिवीज़न है उनका देखते हैं। प्राकृतिक या भौतिक कारकों में सबसे पहले आता है जलवायु। जिस स्थान की जलवायु विषम होती है, जैसे भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में जलवायु साथियों विषम होती है, वहाँ पर हमेशा जो आर्द्रता है वो ज़्यादा होती है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ के जो निवासी हैं वो अपना स्थान छोड़कर सम जलवायु वाले स्थानों की ओर गमन कर जाते हैं। या फिर जैसे मान लीजिए जलवायु में अचानक परिवर्तन आ गया, जलवायु परिवर्तन हो गया, जलवायु परिवर्तन की वजह से भी साथियों स्थानांतरण होता है या प्रवास होता है, पलायन होता है। उसके बाद साथियों नेक्स्ट हमारा जो कारक है वह है बाढ़। बाढ़ में साथियों जैसे मान लीजिए अभी आप देख रहे हैं कि हमारे भारत में बिहार, पश्चिमी बंगाल, आसाम, इनमें बाढ़ के हालात बने हुए हैं। तो बाढ़ से प्रभावित जो लोग हैं वे लोग अल्प समय के लिए अपने मूल स्थान को छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर चले जाते हैं। तो बाढ़ की वजह से भी प्रवास होता है। फिर नेक्स्ट हमारा है अकाल। यदि किसी स्थान विशेष पर अकाल की स्थिति बनी रहती है तो वहाँ के जो लोग हैं वो भी अपना मूल स्थान छोड़कर प्रवास कर जाते हैं। फिर ज्वालामुखी है, भूकंप है और तूफान है। साथ ही ये प्राकृतिक आपदाएं जो हैं, प्राकृतिक आपदाएं भी मनुष्य को प्रवास के लिए प्रेरित करती हैं और ये पुश फैक्टर का काम करती हैं। पुश फैक्टर साथियों हमने पहले पिछले सेशन में पढ़ा था पुश फैक्टर और पुल फैक्टर। तो पुश फैक्टर क्या करते हैं कि किसी व्यक्ति को या व्यक्तियों के समूह को अपने मूल स्थान को छोड़ने के लिए बाध्य करते हैं। तो ये थे हमारे प्राकृतिक या भौतिक कारक। अब हमारा नेक्स्ट है साथियों आर्थिक कारक। और साथियों सबसे जो महत्वपूर्ण है वो आर्थिक कारक ही होते हैं। प्रवास के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो कारकों होते हैं उनमें आर्थिक कारक होते हैं। और आर्थिक कारकों में भी रोजगार के साधन। जिन स्थानों पर रोजगार के साधन प्राप्त होते हैं या रोजगार के अवसर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाते हैं साथियों, वहाँ पर अन्य स्थानों से लोग पलायन कर जाते हैं। आप देख लीजिए भारत में जैसे मुंबई है या फिर जो भी बड़े महानगर हैं, दिल्ली है, गुड़गांव है, यहाँ पर अलग अलग राज्यों से, अलग अलग क्षेत्रों से लोग रोजगार के लिए साथियों यहाँ पर प्रवास कर जाते हैं। तो रोजगार वर्तमान समय में प्रवास का सबसे बड़ा कारण है। उसके बाद सेवा क्षेत्र भी देख लीजिए। जैसे साथियों आप देखेंगे डॉक्टर है, कोई अच्छा डॉक्टर है और गांव का निवासी है तो वो अपना गांव छोड़कर शहरों में चला जाएगा ताकि उसको अच्छी सेवाएं वहाँ पर उपलब्ध करवाने का अवसर मिल सके। इसी प्रकार इंजीनियर हैं और साथियों वकील हैं या फिर अन्य जैसे मान लो आईटी सेक्टर के एक्सपर्ट हैं। तो सेवा क्षेत्र से जुड़े हुए लोग भी रोजगार के लिए, नियोजन के लिए बड़े शहरों की ओर पलायन कर जाते हैं। तो सेवा क्षेत्र भी प्रवास का मुख्य कारण है। इसके अलावा साथियों फिर हम पढ़ेंगे सुविधाओं की उपलब्धता में साथियों हम सबसे पहले जैसे शिक्षा है, शिक्षा सुविधाएं जहाँ पर हैं, शिक्षा के केंद्र जहाँ पर होंगे वहाँ पर विद्यार्थियों का और अध्ययन करने वाले प्रतियोगियों का प्रवास हो जाता है। आप देख रहे हैं कि वर्तमान में बड़े बड़े शहरों में महाविद्यालय, विश्वविद्यालय और बड़े बड़े रिसर्च सेंटर बने हुए हैं। तो ऐसे में वहाँ पर अध्ययन के लिए, रिसर्च के लिए विद्यार्थी आते हैं और ये प्रवास की श्रेणी में आता है। साथियों दूसरा हमारा है चिकित्सा। दूसरा हमारा जो सुविधाओं में है वो साथियों है चिकित्सा के लिए भी जैसे आप देखते हैं कि गांव में जो चिकित्सा सुविधाएं हैं उनका अभाव है। तो
व्यक्ति जब बीमार हो जाता है या कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में वो बड़े शहरों के बड़े हॉस्पिटल्स में कुछ समय के लिए चला जाता है। तो ये चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता भी साथियों प्रवास को प्रभावित कर पाती है। इसके अलावा परिवहन सुविधाएं हैं, अन्य साथियों जो भी सुख सुविधाएं हैं वो भी प्रवास को प्रभावित करती हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारक कह दीजिए, जैसे युद्ध है। जिन देशों में युद्ध एक आम बात हो गई है, युद्ध होते रहते हैं, वहाँ के निवासी आराम पूर्वक जीवन जीने के लिए अन्य स्थानों की ओर प्लान कर जाते हैं, दूसरे देशों में गमन कर जाते हैं। दूसरा हमारा है दंगे। साथियों जिन स्थानों पर दंगे फसाद होते रहते हैं वहाँ के जो निवासी हैं वे भी शांतिपूर्ण स्थानों की ओर, शांति प्रिय स्थानों की ओर गमन कर जाते हैं। तो दंगे भी प्रवास को प्रभावित करते हैं। आतंकवाद, वर्तमान समय में आतंकवाद भी एक महत्वपूर्ण समस्या बनी हुई है। और साथियों जिन स्थानों पर आतंकवादी गतिविधियां होती रहती हैं वहाँ के जो निवासी हैं वे भी अन्य स्थानों की ओर प्रवास कर जाते हैं। इसके अलावा नक्सलवाद है, उपनिवेशवाद है, बहुत सारे राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा है सामाजिक व सांस्कृतिक कारण। तो इसमें साथियों जैसे धर्म का प्रचार है, धर्म के प्रचार के लिए भी लोग विदेशों में चले जाते हैं। जैसे प्राचीन समय में भारत के जो निवासी हैं, भारत के बहुत सारे जो बौद्ध धर्मावलंबी हैं, वे अपने धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका, चाइना और अन्य देशों में प्रचार प्रसार के लिए चले जाते हैं। तो साथियों इस प्रकार धर्म के प्रचार के लिए भी प्रवास होता है। इसके अलावा धार्मिक बहुलता भी एक सामाजिक सांस्कृतिक कारण की श्रेणी में आता है। साथियों जिन देशों में किसी धर्म विशेष की बहुलता रहती है तो वहाँ पर उस धर्म के जो लोग हैं, उस धर्म को मानने वाले हैं, अन्य देशों से भी आकर बस जाते हैं। इसके अलावा शांतिपूर्ण जहाँ पर माहौल है वहाँ की ओर भी लोग प्रवास कर जाते हैं। तो साथियों ये था हमारा कारण पक्ष। अब चलिए हम नेक्स्ट पक्ष की ओर चलते हैं। ये रहा हमारा अगला पक्ष और ये है साथियों स्थिरता पक्ष। और स्थिरता पक्ष में हम पढ़ते हैं कि प्रवास जो हुआ है वो कितना स्थिर है या फिर अस्थिर है, यानी कितने समय के लिए हुआ है, उसे हम स्थायी प्रवास कहें या फिर अस्थायी प्रवास कहें। तो साथियों हमने अभी बात की थी स्थायी प्रवास से तात्पर्य ये है कि ये कोई व्यक्ति है या व्यक्तियों का कोई समूह है और अपने मूल स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर जाकर स्थायी रूप से बस गए, तो ऐसा प्रवास स्थायी प्रवास की श्रेणी में आता है। लेकिन अस्थायी प्रवास की श्रेणी में साथियों ये है कि ये कोई व्यक्ति है कुछ समय के लिए दूसरे स्थान पर गया है और वापस अपने मूल स्थान की ओर लौट आता है। तो इस प्रकार के प्रवास को हम अस्थायी श्रेणी के प्रवास के अंतर्गत रखते हैं। तो साथियों ये थे हमारे प्रवास के पक्ष। आपको ये सेशन कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथियों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर कीजिए ताकि वर्तमान समय में जो परिस्थितियां बनी हुई हैं उन परिस्थितियों में भी हमारे जो विद्यार्थी हैं वे अपनी पढ़ाई को निरंतर कंटिन्यू रख सकें। साथियों अभी चैनल पर आप नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब का जो बटन लिखा हुआ है उसे आप प्रेस कर दीजिए और वहाँ पर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही हम कोई नया सेशन लेकर आएँ तो आप तक उसका मैसेज आ जाए और आप बिल्कुल अपडेट हो पाएँ। तो साथियों आप चैनल पर बने रहिए, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। और साथियों आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और हमारा जो साथियों नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा प्रवास के प्रकार। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में प्रवास के प्रकार, प्रवास कितने प्रकार का होता है और कक्षा 12 के सिलेबस में हम कितने प्रकार का प्रवास पढ़ेंगे। उसके बाद साथियों हम मानव विकास की ओर चलेंगे, प्रवास के परिणाम पढ़ेंगे। तो आप सेशन में बने रहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।